नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक टेक टॉक्स के नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, हम लोगों ने बिजनेस के अंदर पेचीदगियों को बहुत बारीकी से डिस्कस किया। हम लोगों ने ये देखने की कोशिश करी कि बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी आफ्टर ऑल कितना बड़ा रोल प्ले करती है और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी एक प्रकार से इतनी हावी भी हो जाती है कि शायद बिजनेसेस को कहीं दफ़ा बंद भी करना पड़ जाता है। जी हाँ, यदि टेक्नोलॉजी को हम ठीक से हैंडल ना करें, यदि हम टेक्नोलॉजी के गैप्स को ठीक से फिल अप ना करें, तो टेक्नोलॉजी वाकई में एक डेटरेंट के रूप में भी सामने आ जाती है और बिजनेस को हैम्पर करने लग जाती है। इसी बात का हमें डर इस सीरीज़ को बनाने के लिए मजबूर करता है और ये हमारी एक खुशकिस्मती है कि इस सीरीज़ को बनाते समय हम लोगों ने इतने एक्सपर्ट्स से रूबरू किया अपने आप को और इतनी नॉलेज हमने इकट्ठी करी कि आज हम टेक्नोलॉजी से अब उतना नहीं डरते जितना कि इस सीरीज़ के बिगिनिंग में डरते थे। आई एम श्योर आप भी ऐसा मानते होंगे। दोस्तों, ये सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहेगा इस एपिसोड के अंदर भी। आज हमारे साथ में जो दो धुरंधर आए हैं, उनके बहुत ही बढ़िया बिजनेसेस हैं, उनको हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। किस प्रकार से वो टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल करते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत उत्सुकता का विषय रहेगा और इसको जानने की कोशिश पूरी रहेगी हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आइए स्वागत कर लें उस एक्सपर्ट का जिसने इस सीरीज़ को बनाने में तो मदद करी ही, लेकिन हमारे को इस टेक्नोलॉजी की पेचीदगियों को समझने के लिए भी बहुत मदद करी है। तो डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। JSPL टेक्नोलॉजीज दोस्तों एक इस तरह की एक संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको IT के रिगार्डिंग बहुत अच्छी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती है, कोशिश करती है कि आप बिल्कुल बेखौफ IT का इस्तेमाल कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इसी तरह की एक और संस्था है, उसका नाम है क्लाउड एक्सेस, जिस पे रखते ही, ऐसा हमारा दावा है, हमारे एक्सपीरियंस से हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस पे रखते ही आपका डेटा एकदम सिक्योर मोड में चलेगा और डेफिनेटली आपको स्पीड के भी इश्यूज उसमें कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, वक्त हो चला है इन दो गेस्ट से रूबरू होने का। सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूँ मिस्टर जयंत श्रीवास्तव से। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much. So Jayant, I think you have a IT company. आपका एक IT का business है। Exactly. Thanks Rajesh ji. Thanks for inviting me, and thanks Naveen for inviting me as well. So I am running a company which is called as SY Associates, and it is very close to my heart as well. So हम लोग primarily उसमें application and infra managed services करते हैं for any given environment in any given organization. Either they will have their own IT department, or they can outsource the certain activities like application development, like application management and infra management. So we are into space of the end-to-end solution and services, which includes application, like we are currently managing SAP as a service we are providing. We are also providing RPA, robotics process automation on UiPath and Automation Anywhere. We are also into development of certain applications. We are into artificial intelligence and machine learning as well. And we are also coining certain solution around IoT. So this is around application. Then on infra, we are managing the data center management, which is the database management, the network management. We have done network security for a decent size bank on behalf of a system integrator. We are also doing the network security for a large size government institution as well. And we are into end user management as well. Wonderful. So we have the base in India, and we are also working across globe through our partners. समय हो चला है हमारे दूसरे गेस्ट से इंट्रोडक्शन का। मिस्टर समर्थ सूरी, आप शायद सर्टिफिकेशंस में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। पहले नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। मेरा नाम समर्थ सूरी है एंड मेरी कंपनी का नाम क्वालिटी एशिया सर्टिफिकेशंस है। हम लोग एक ISO सर्टिफिकेशन बॉडी है, NABCB क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी। हम लोग जो है बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशंस पे काम करते हैं, जिसके अंदर मल्टीट्यूड ऑफ डोमेन्स आते हैं, सच एज क्वालिटी, एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, food security, social accountability, medical devices quality, and there are some other more certifications. These are the more prominent ones. वंडरफुल। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों इस इंटरव्यू के अंदर, बिकॉज ऑलरेडी जो तीनों धुरंधर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को हमारे से बेहतर समझते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले जयंत से कि नेटवर्क मैनेजमेंट की आपने जहाँ बात करी, नेटवर्क आप मैनेज करते हैं, लगाते हैं, तो उसके अंदर सिक्योरिटीज़ कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं आज की डेट में?
It is very important factor of any network altogether. So I work very closely with Naveen ji as well. On network security, I would say that it is one of the core requirement of any of the institutions, I would say. और उसमें बिना network security के तो you can see what kind of hacking, what kind of turbulence in the markets are. If you don't have a apt network security solution, you are prone to any sort of attack, which is very prominent. अच्छा, पहले जब वे बैक इन, अगर मैं बात करूँ 80s में, 80s 90s के बीच में, तो तब वो एक BNC केबल से कनेक्टिविटी हो जाया करती थी और बहुत सिंपल सा एक नेटवर्क स्ट्रक्चर हुआ करता था जिसमें 2 कंप्यूटर्स की शेयरिंग ही बस काफ़ी हो जाती थी। उसके बाद से लेकर अभी नेटवर्किंग के अंदर इतनी तब्दीलियाँ आ गई। आज आप सिक्योरिटीज़ को इसमें कितनी महत्ता देते हैं? मीनिंग पहले तो हम लोग बस एक तार से ज्वाइन कर दिया करते थे, आज आपको ज्वाइन करने से पहले क्या क्या सोचना पड़ता है? सर, इसमें आई वुड से राजेश जी, विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल टेक्नोलॉजी, आई वुड से as when new technologies are getting inducted into the market or into the business, it is also bringing the challenges. And certainly लास्ट समय से जिसका आप रेफरेंस ले रहे हैं 1980s की बात कर रहे हैं या 90s की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नेटवर्क, यस, इट वाज वेरी इजी टू गेट कनेक्टेड, लेकिन आज की डेट में जितना हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं या एनी डिजिटल एक्सरसाइज करते हैं, जो उसके लिए नेटवर्क हैज़ टू बी वेरी वेरी सिक्योर्ड, फॉर विच दिस नेटवर्क सिक्योरिटी सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. यस. अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं वैन की, जहाँ पर कि आप कह रहे हैं पेमेंट गेटवेज की बात हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो हम लोग देखते हैं कि आदान प्रदान जो है नेटवर्क के थ्रू हो रहा होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने के बाद हम लोग केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू प्रेफर करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन रहे फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ सिक्योरिटी. सो आप क्या समझते हैं कि इंटरनली हमारे को किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है? क्योंकि ज़्यादातर जहाँ सिक्योरिटी प्रोन जहाँ इन्फ्रिंज हो जाती हैं सिक्योरिटीज़, ऐसे जो प्रोन एरियाज़ हैं उसके अंदर तो आप चाहते होंगे इंटरनेट ना मौजूद रहे. तो उसमें सर आंसरिंग दिस क्वेश्चन वुड बी, वी अज्यूम दैट द रिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड इटसेल्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. द पर्सन हैज़ टू बी सेंसिटिव. द पर्सन हु इज़ यूजिंग द डेस्कटॉप और द लैपटॉप, he should be very very sensitive towards the not using or not clicking any of the link, I would say, which are not as per the norms of the organization. That is why the endpoint security and rest of the stuffs which are getting inducted in the business as well. और इससे लोगों को ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग हम लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं. वी आर प्रोवाइडिंग रेगुलर ट्रेनिंग्स टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दैट व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू. वी आर डूइंग ब्लैक लिस्टिंग एंड वाइट लिस्टिंग ऑफ द एसेट्स एज वेल, along with the application and along with the applications which are being used by the organization. So these are primarily to give them the exposure, because अगर as a user if I am not aware what exactly has to be done, तो अगर मैं उसको क्लिक कर देता हूँ तो we are exposing the internal environment to the external world for any sort of attack. वंडरफुल. सो जयंत, समर्थ इधर जो है रिस्पॉन्सिबल हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफिस में. वहीं पे आपकी महारत है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ का जहाँ मुद्दा आता है तो आप वहाँ पे पूरा ऑडिट करते हैं और उसको पूरा इंश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं इम्प्लीमेंट किए गए वो पूरे हैं, और यदि कम है तो सजेस्ट भी करते होंगे. तो आज के सिनेरियो के अंदर ऐसा क्या देखने को मिलता है ज़्यादातर ऑफिस के अंदर? सो मैं आपको थोड़ा सा पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड भी देता हूँ. ये आईएसओ सर्टिफिकेशंस होती क्या है? आईएसओ सर्टिफिकेशंस जो है मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशंस होती हैं. मैंने ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम, ये किसी प्रोडक्ट का या पर्टिकुलर नेटवर्क का या इस चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है. ये एक सिस्टम का सर्टिफिकेट है कि हाउ यू आर हैंडलिंग योर कंप्लीट सिस्टम. सिस्टम की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यू हैव टू डॉक्यूमेंट सर्टेन थिंग्स. आपको हर चीज़ों को यू कैन से अपने लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है, प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना होता है, एंड देन आप लोग जो है सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो हमारी जो मेथोडोलॉजी होती है जनरली, हम लोग उसके अंदर एक स्टेज 1 ऑडिट करते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम उसका डॉक्यूमेंटेशन असेसमेंट करते हैं. उसकी क्लियरेंस के बाद हम एक स्टेज 2 ऑडिट करते हैं जो सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन का एनालिसिस करता है. ये होने के बाद कंपनी सर्टिफाई होती है, एंड देन उसको एनुअली अपना सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में सर्वेलेंसेस कराने होते हैं. तो जो हम लोग अभी देखते हैं, कंपनीज डॉक्यूमेंट सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेती हैं. मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन गिव यू द डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग, बट जो एक्चुअल में उसकी रूट लेवल की इंप्लीमेंटेशन है, वो रूट लेवल की इंप्लीमेंटेशन देखने को थोड़ा सा कम मिलती है मार्केट में. उसका रीजन कई होते हैं, जैसे कि एक सबसे बड़ी चीज होती है अवेयरनेस. इंडियन मार्केट में एम्प्लॉय एट्रिशन रेट कम है,
तो लोग बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो सिस्टम्स तो कंपनी ने बना लिए, बट उसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कंपनी के लिए, जिसकी कंटिन्यूटी साल भर साल देखने में थोड़ा सा मुश्किल रहती है। मतलब आपने टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी बनाई, अपने प्रोसेसेस भी बना लिए, बट उसको रेगुलर बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना और रियल लाइफ लेके आना, बजाय कि उसको पेपर वर्क लाना, दैट इज अ रियल चैलेंज इन द इंडस्ट्री। अच्छा, ये भी बड़ा चैलेंज होता होगा कि जैसे अब आप कहीं पे किसी की ऑडिट करने गए हैं तो उनने बोला कि जल्दी कीजिए, हमारे कुछ काम रुके हुए हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं जो आनी है, तो कुछ शॉर्टकट्स बता दीजिए हमारे को। ऐसा बहुत होता होगा डॉक्टर साहब, ऐसा अक्सर देखने को मिला, और आपने भी काफी एग्जांपल्स में साइट किए हैं कई जगह। तो उस केसेस में आप कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज ह्यूमन फैक्टर प्लस हैंडल करना मुश्किल है। एग्जैक्टली, सो ये जैसे मैं आपको बता भी रहा था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ह्यूमन फैक्टर मैनेज करना। क्या होता है आजकल किसी भी इंडस्ट्री में क्वालिफाई करने के लिए ना आईएसओ के स्टैंडर्ड्स एक बेंचमार्क बन चुके हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी को एम्पैनल कर रहे हो अपनी आईटी नेटवर्किंग करने के लिए, तो आपका क्वेश्चन होता है कि सबसे पहली बात आपकी खुद के सिस्टम्स और प्रोसेसेस सिक्योर हैं क्या। तो आप अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल सर की कंपनी को एम्पैनल कर रहे हैं फॉर आईटी नेटवर्किंग, आपका क्वेश्चन आएगा कि दिस कंपनी हैज टू बी आईएसओ सर्टिफाइड, देन आई कैन ट्रस्ट दिस कंपनी। अब होता क्या है कि जैसे किसी भी कंपनी में जब इम्प्लीमेंटेशन और सर्टिफिकेशंस होती हैं तो उनको एक जल्दी लगी रहती है कि आप प्लीज हमें फटाफट करके दीजिए क्योंकि हमारा बड़ा ऑर्डर छूट रहा है या हमारा टेंडर एक्सपायर हो रहा है। बट हम कस्टमर्स को हमेशा ये समझाते हैं कि ये एक ड्यू प्रोसेस है, ये जो है आप एक ऑर्डर के लिए या दो ऑर्डर के लिए या थोड़े से बिजनेस के लिए नहीं कर रहे, ये आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। आप इसको अगर अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे, टाइम लगा के करोगे, तो आपकी कंपनी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, आपकी कंपनी का कल्चर इंप्रूव होगा। और आज की डेट में एक यू कैन से इंडियनाइज्ड कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी के काम करने में जो डिफरेंस आता है वो इसी तरीके की चीजों में रहता है। तो हम हमेशा कंपनी को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज हाउ यू विल ग्रो, राइट। नहीं, मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि जयंत जहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं एक सेटअप को लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वहीं पे समर्थ का रोल आता है कि हम लोग उसको चेक करें और उसको सर्टिफाई कर दें कि वो ठीक है। पर इन सब के ऊपर दोस्तों तसल्ली इस बात की है कि हमारे साथ डॉक्टर नवीन धाम जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन दोनों के कामों को फर्दर स्क्रूटनाइज करते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी जैसे समर्थ ने बताया कि लोग बोलते हैं कि हमारे ऑर्डर्स आने वाले हैं, जल्दी सर्टिफिकेशन दे दीजिए, पर वो कंप्लायंस पूरी होती नहीं है उनकी। तो ऐसे केसेस के अंदर कहीं अगर शॉर्टकट्स किसी ने मार लिए कहीं प्रेशर में आकर, तो आपको कैसे पता चलता है और क्या करते हैं उसके बाद आप? देखिए, इसके लिए हम ऑडिट करते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है गैप असेसमेंट। गैप असेसमेंट हमें पता लग जाता है कि वो अभी क्या कर रहे हैं और स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो कितना चल रहे हैं। तो एक मैपिंग होती है उनके करंट जो प्रोसेस है और जो स्टैंडर्ड कहता है उसके साथ। तो जब हम वो मैप करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ गैप्स हैं। अब वो जो गैप्स हैं, अब जो ISO 27001 है उसमें रिस्क असेसमेंट जो होती है उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि यू कैन एक्सेप्ट द रिस्क बट यू कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल द रिस्क। तो हर रिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक्सेप्टेबल रिस्क की भी एक रेंज होती है, पैरामीटर होता है। तो हम जब कोई क्लाइंट कहता है हमें जल्दी हो रही है, हमें ये करना है प्रोसेस, तो हम पूरा रिस्क रजिस्टर बनाते हैं उनका कि आपके ये रिस्क हैं। उसको ट्रीट, ट्रांसफ़र और एक्सेप्ट 3 मेथडोलॉजीज होती हैं। यहाँ तो उसको ट्रीट कर दो, यहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दो थर्ड पार्टी पे। जैसे आपने सर्वर की AMC उसको वेंडर को ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो ट्रांसफ़र हो गया आपका रिस्क कि अब सारा रिस्क उस वेंडर का है जिसको आपने ट्रांसफ़र किया। हाँ, जैसे जयंत जी का काम है जो AMCs लेते हैं कंपनीज़ की, राइट। तो पूरा ट्रांसफ़र रिस्क इनको कर दिया तो वो रिस्क ट्रांसफ़र हो गया। और तीसरा होता है, पहला हुआ ट्रीट, ट्रांसफ़र, तीसरा है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट में ये होता है कि आपके कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो आप मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आई एम एक्सेप्टिंग दिस रिस्क, और जो है ये ड्यू टू उसका रीज़न भी लिखना पड़ता है क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट हर रिस्क को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो हम उनको बताते हैं कि ये वाला रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट से कि मैं इनकम टैक्स नहीं भरूंगा तो वो दैट इज़ अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। नहीं, पर यहाँ पे समझना चाहूँगा सर कि मैं जब आपने ये बात करी थी कि एक्सेप्टेबल रिस्क्स भी एक दायरे के अंदर बंधे होते हैं, तो ऐसे कौन से रिस्क्स हैं जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता? हाँ, वही मैंने आपको बताया, जो कि रेगुलेटरी रिस्क होते हैं और लीगल रिस्क होते हैं, उनको आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो आपके जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर मैंडेटरी क्लॉजेज होते हैं
वो उनको आप जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, जैसे अभी आप लोग काफ़ी सारी कंपनीज आई एम श्योर देख रही हैं, और आप जितने चर्चित हो चुके हैं इस शो के बाद, तो आई एम श्योर आपके क्लिप्स को बार बार निकाल के देखा जाएगा। तो उनकी सहूलियत के लिए सर ये बताना ज़रूरी है कि लीगल रिस्क जैसे अभी आपने बात करी, थोड़ा सा अगर डिफाइन कर देंगे तो आसानी रहेगी, बिकॉज हमारी कंपनीज इस तरह की गलतियां कर रही हैं। अगर उनके ओनर्स नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं उनके डिप्यूटीज कर रहे हैं, तो आसानी रहेगी पहचानने में कि कहीं हम शॉर्टकट तो नहीं ले रहे। बिल्कुल, जैसे आईटी एक्ट है, अब आईटी एक्ट के जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उसमें आईटी एक्ट को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। वैसे ही आपके जो ऑर्गेनाइजेशन जब समर्थ और उनके ऑडिटर्स जब आते हैं तो वो एक लीगल एप्लीकेबल लॉज का एक रजिस्टर देखते हैं कि आपके यहाँ जो बिजनेस में एप्लीकेबल लॉज हैं क्या आप उनको एडहेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर आप एडहेयर कर रहे हैं तो तभी आपका सर्टिफिकेशन जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर वो एप्लीकेबल लॉज जो आपके बिजनेस पे एप्लीकेबल हैं, अगर आप उनमें से एक भी लॉ को एडहेयर नहीं कर रहे तो वहाँ पर आपका जो है ऑडिट प्रोसेस रुक जाता है। Okay. तो ये जो है बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एक स्टैंडर्ड की। तो इसी तरह से आप जो है डेटा सिक्योरिटी जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर जितने भी आपके क्लॉजेज हैं जहाँ पर आपको ये पता लगता है कि यहाँ पर आपका क्लाइंट का डेटा सेंसिटिव डेटा है, जो कि अगर हम इस पर्टिकुलर कंट्रोल को नहीं लगाएंगे तो क्लाइंट आपको सू कर सकता है। तो वो उस तरह के रिस्क जो हायर रिस्क हैं, जब हम रिस्क रजिस्टर बनाते हैं तो उसमें एक लास्ट में एक कॉलम होता है रेजिडुअल रिस्क। जैसे शुरू में हमने देखा कि ये हाई रिस्क है, अब जब हमने फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर हमने कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए हुए हैं और हम कौन से कंट्रोल्स लगा सकते हैं कि ये हाई रिस्क बिल्कुल लो रिस्क में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हम रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें हम उसमें पैरामीटर्स डाल देते हैं कि अगर ये रिस्क लो हो गया तो देन इट इज़ एक्सेप्टेबल रिस्क। वंडरफुल। सो आपने जयंत ये इतनी पेचीदियाँ हो चुकी हैं इसके अंदर, मतलब आपको काम करना कितना आसान रह गया है, कितना मुश्किल बन गया है? आई वोंट से मुश्किल है, इक्वली आसान भी नहीं है। आई वुड से एक बीच में एक बात और ऐड करूँगा, इट्स अ कल्चर शिफ्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी नई चीज़ अगर लाता है तो उसमें हमेशा एक डिटरेंट होता है। इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आता है। तो इट प्रोग्रेसेस, इट गेट्स मैच्योर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ओनली। So anything which is new to any industry, as what you are asking with Samarth or Naveen ji as well. So this is something, since we are engaged with our customer on day in day out basis, we are besides their desk, we are supporting them on a day in day out basis. So we understand their psyche better कि वो कहाँ पे उनको परेशानी है या उनको किस तरह से we have to get them motivated so that they accept the changes and they get themselves acquainted as per the requirement of the organization. नहीं, बहुत मुश्किल हो चुका है ये एक्चुअली। इसलिए मुश्किल हो चुका है क्योंकि जब हम आईटी पे काम करना ये मानते हैं कि हमारी मजबूरी और ज़रूरी हो चुकी हैं चीज़ें, तो उसके अंदर एक इस तरह का एक घेरा बना लेना, एक सुरक्षा चक्र बना लेना और उसी के अंदर रहते हुए काम करना, ये कहीं ना कहीं हमारे को कहीं ना कहीं बांध देता है। ये तो पक्की बात है, लेकिन हमारा ऐसा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए डॉक्टर नवीन धाम के नंबर्स हम लोग यहाँ लगातार फ्लैश करते हैं, उन्हें आप इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। समर्थ में आप तो और भी कंप्लायंसेस करते हैं, मतलब एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तो चलिए हम लोग यहाँ बातें करते ही हैं, लेकिन आपके माध्यम से आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर कितने पेच कसे जा चुके हैं आज की डेट में। राइट। सो बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग मल्टीट्यूड ऑफ डोमेन्स पे काम करते हैं, सच एज क्वालिटी, एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एटसेट्रा, सोशल अकाउंटेबिलिटी वगैरह। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जैसे हम बाकी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो आज तक क्या था, आज तक एज इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स का जो कल्चर था, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस अपनी क्वालिटी पे फोकस करती थी, एनवायरनमेंट पे फोकस करती थी, प्लस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे फोकस करती थी। ये तीन इनके मेजर एरियाज होते थे और इन तीन क्लियरेंसेस के साथ दे वर ओपन टू डू बिजनेस एनीवेयर।
अब रिसेंटली एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड आया है TSAX करके, दैट इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर ऑटोमोटिव कंपनीज। तो ये जितनी भी जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जैसे कि आपकी मर्सिडीज डेमलर हो गई, BMW हो गई, फोक्सवैगन हो गई, स्कोडा हो गई, इन सब लोगों ने अपना एक अलग से स्टैंडर्ड बनाया, एक अपना अलग कल्चर बनाया। उस कल्चर में क्या होता है कि जो भी इनकी सप्लाई चेन में कंपनी आती है, फॉर एग्जांपल OEM को कोई कंपनी लेट से स्टीयरिंग चेसिस सप्लाई कर रही है या इवन सीट कवर सप्लाई कर रही है, इस तरीके की कंपनी को एक अलग से असेसमेंट होती है TSAX के नाम से। उस TSAX को क्लियर करते हैं ये लोग। तो उसमें जो इसका OEM होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि आप इससे सर्टिफिकेशन बॉडी से करवाइए, एंड वो जो कंपनी होती है वो उसके अगेंस्ट उसको असेसमेंट करती है। एंड नवीन धाम सर जैसी कंपनीज जो होती हैं उनको प्रिपेयर कराती हैं ये सब चीज़ें करके। तो ये आजकल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का शिफ्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी आ रहा है, नॉट ओनली जस्ट फॉर द IT कंपनीज और सर्विस कंपनीज। इवन हमने रिसेंटली कई सारी कंपनीज के साथ इस तरीके से काम किया है जहाँ पे वो इवन टेक्निकली इक्विप नहीं थे इनकी टर्मिनोलॉजी समझने के लिए भी, बट स्टिल उन लोगों को ये सब चीज़ें ट्रेन करी गई और उनके अंदर जो है प्रैक्टिसेस में बहुत अच्छा डिफरेंस देखने में आया। नहीं, मैं उत्सुक था जानने के लिए कि जैसे अभी आप फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी आप लोग आप FSSAI का जो सर्टिफिकेशन आप लोग देते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रीड करते हैं और कितना टफ है आज की डेट के अंदर उसे पाना? तो एक रिसेंट केस स्टडी के साथ मैं बात करता हूँ। ITC वेलकम हेरिटेज चेन के साथ हम लोग काम करते हैं। सो ITC वेलकम हेरिटेज का जो मॉडल है वो फ्रेंचाइजिंग मॉडल होता है। तो ये क्या करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अपना लेबल देते हैं एंड इफ दे आर अप टू अ सर्टेन क्वालिटी मार्क, राइट जी। तो रिसेंटली हम लोगों ने जो है ITC वेलकम हेरिटेज चेन के साथ काम करा है। ये लोग प्रॉपर्टी यू कैन से लीजिंग मॉडल पे काम करते हैं। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं बहुत सारी। सो व्हेन दे आर एक्वायरिंग अ प्राइवेट प्रॉपर्टी आइदर न्यूली बिल्ट और पुरानी बिल्ट है, इस तरीके की प्रॉपर्टी के अंदर ये लोग जो है दो तरीके के ऑडिट्स कराते हैं। एक फूड सेफ्टी ऑडिट कराते हैं, एक एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी कराते हैं। फूड सेफ्टी ऑडिट्स में मेजर जो इनका एरिया होता है दैट इज द केटरिंग, किचन एंड द सर्विस। तो व्हेन व्हाट वी डू फॉर देम इज वी ऑडिट देयर किचन्स। एक फूड सेफ्टी में टर्मिनोलॉजी होती है HACCP, दैट इज हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। इसके अंदर बेसिकली आप जो भी फूड किचन की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चाहे वो एक सब्सिडरी एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, मीट, रॉ मटेरियल्स को स्टोर करना, या फिर वो एक्चुअल में कुकिंग और सर्विस की एक्टिविटी है, इसके रिगार्डिंग हम लोग हैजार्ड, एक तरीके की रिस्क असेसमेंट होती है। इसके अंदर हम हैजार्ड्स एनालाइज करते हैं फूड में क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मीट है, मीट प्रोसेसिंग के अंदर अगर वो मीट एक पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं होता तो वो खराब हो जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीजें आने की संभावना होती है, राइट। सो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि ये सारे प्रैक्टिसेस के हैजार्ड्स एनालाइज हो, उसके अगेंस्ट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स यानी कि जो कंट्रोल्स हैं वो बनाए जाए और इन कंट्रोल्स को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करा जाए। जैसे अगर हमने मीट का ही एग्जांपल लिया है तो मीट की एक प्रोक्योरमेंट डेट है, उस प्रोक्योरमेंट डेट से लेके कुछ एक पीरियड तक उस मीट को रख सकते हैं और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे रखना है, जैसे लेट से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। और अगर आप डीप फ्रीजर में जा रहे हैं तो -5 या -20 से नीचे रखना है, डिपेंडिंग ऑन दी पैरामीटर, डिपेंडिंग ऑन दी मीट इट इज, राइट। सो इस तरीके की चीजें हम लोग चेक करते हैं कि उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, उनके पास प्रॉपर कॉम्पिटेंस है कि नहीं है, वो उन्होंने जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं उनके स्टाफ को कम्युनिकेटेड है कि नहीं है, ट्रेंड है कि नहीं है, और वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये एक वर्टिकल है जिसके ऊपर हम आजकल काफी काम कर रहे हैं फूड सेफ्टी में। देयर आर अदर चेन्स आल्सो जिनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जिनके साथ हम अभी रिसेंटली हमने साइन अप करा है, वी आर वर्किंग। नहीं, आई एम श्योर बड़ा टेक्निकल हो चुका है सब कुछ, और फूड तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है कि आपके स्कैनर के नीचे आ गया, बिकॉज ये तो एक हाइजीन का मामला हो जाता है। सो डॉक्टर साहब, इसके अंदर हमारे प्रोग्राम को देख के मेल्स हमारे को बहुत मिलती हैं। सो जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं उससे एक लीक हट के ये जानना ज़रूरी हो गया है कि पीछे कुछ इंसिडेंट्स रैंसमवेयर के बहुत बढ़ गए थे। तो कंपनीज़ की मेल्स हमारे पास आई हैं जिसमें उन्होंने बताया है आपसे खास तौर पे पूछने के लिए कि रैंसमवेयर की प्रोटेक्शंस के लिए वो क्या कर सकती हैं। डेटा सेंटर्स के ऊपर भी रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं। इनफैक्ट आई एम श्योर आपकी इन्फॉर्मेशन शायद अगर वहाँ पहुँचेगी तो वो भी उनके लिए काम की काफ़ी होगी। सो कुछ कहना चाहेंगे रैंसमवेयर एक्टिविटीज़ के बारे में? देखो, रैंसमवेयर के लिए सबसे पहला ज़रूरी काम जो है वो है बैकअप जी। अगर आपका बैकअप सेफ है, अगर आपके यहाँ कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी है पर आपके पास बैकअप है, तो आप जब अगर वो अटैक होता है तो आप वो बैकअप से वापस आप अपना जो है जो आपका डेटा था वो आप वापस ला सकते हैं। जैसे कि समझ लो आपका क्लाउड के ऊपर है डेटा, तो क्लाउड से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके काफ़ी सेफ क्लाउड्स हैं जहाँ पर आपका डेटा सेफ रहता है। तो जैसे कि मैंने क्लाउड एक्सेस को देखा, उन्होंने स्टेल्थ एक नई टेक्नोलॉजी निकाली
जिसमें कि आपका सर्वर वहाँ पर होते हुए भी इवन आईपी एड्रेस आपके पास है, इवन हैकर ने देख भी लिया आईपी एड्रेस, तब भी वो उसको ढूंढ नहीं सकता। अच्छा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं आजकल, जो कि क्लाउड एक्सेस भी यूज़ कर रहा है, तो उससे आपका जो है एनवायरनमेंट काफ़ी सेफ हो जाता है। और रैंसमवेयर की जहाँ तक बात है, जो कंट्रोल्स हमें ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगाने चाहिए, उसमें ज़रूरी है कि आप खुद एक एक्टिविटी करके देखें, जो कि साइबर एक्सपर्ट्स हमारे करते हैं एक्टिविटीज़, जिसमें कि हम ब्रीच एंड अटैक सिमुलेशन करते हैं। ब्रीच अटैक सिमुलेशन मीन्स हम खुद अटैक करते हैं और ये बताते हैं कि एक्चुअली उसको अटैक करने के बाद हम कितना ब्रीच कर पाए आपको, और फिर उस अटैक को रोकने के लिए आपको क्या करना है। तो वो हम करके पहले ही बिल्कुल रैंसमवेयर की तरह ही अटैक करते हैं, और रैंसमवेयर अटैक करने के बाद आपको जो है पूरा बता देते हैं कि ऐसे ऐसे रैंसमवेयर हमने छोड़ा और यहाँ पर उसने अटैक किया और यहाँ जाके वो इनिशिएट हो गया। तो वो अगर हो गया तो हम उसको रोक देते हैं। रोकने का भी हम पूरा उनको प्रोसीजर बताते हैं, उनकी आईटी टीम को ट्रेन करके फिर उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, और दोबारा हम वही सेम एक्टिविटी करते हैं ये देखने के लिए कि अब वो अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दूसरा हम क्या करते हैं, फिशिंग सिमुलेशंस भी रन करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ ही जो है एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं अटैकर्स के, राइट। तो अटैकर क्या करते हैं, एक प्यारी सी मेल भेजता है, बहुत टेम्पटिंग सी मेल, जैसे कि अमेज़ॉन का ये वाउचर है, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, इंडिपेंडेंस डे सेल लगी हुई है। तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं इसके आसपास बहुत ज़्यादा ऐसे अटैक्स होते हैं। तो वहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ को ऐसी मेल भेजकर उनको घेर लेते हैं, और वो जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो रैंसमवेयर डाउनलोड हो जाता है आपके यहाँ पर। तो हम सेम एक्टिविटी हम भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ कॉन्टैक्ट करती है, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ की अवेयरनेस चेक करो। तो हम वो फिशिंग सिमुलेशन चलाते हैं, और जब वो उस पर क्लिक करता है तो उनको उसको मैसेज आया था कि यू हैव बीन फिश्ड, दिस वाज अ सर्वे गोइंग ऑन फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट, नाउ you have to go through this link and get yourself trained, otherwise HR action will be taken against you। तो वो तब एम्प्लॉई वैसे तो ट्रेनिंग में आता नहीं है, जब उसको पता लगता है कि अब मेरे पे HR एक्शन होने लगा है, तो वो उस ट्रेनिंग को भी अटेंड करता है, जो कि वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग होती है हमारे सिमुलेशन के अंदर ही है। और जो CTOs या CIOs ऊपर बैठ के ये देख सकते हैं कि उनके पास डैशबोर्ड हम दे देते हैं, उसमें उनको पता लगता रहता है हमारे कितने एम्प्लॉयज़ फिश हो गए, कितनों ने ट्रेनिंग कर ली, कितने पास हो गए, तो कितनों को सर्टिफिकेट मिल गया। तो उससे वो अपना अवेयरनेस चेक कर सकते हैं कि कितने हमारे एम्प्लॉयज़ अवेयर हो चुके हैं साइबर सिक्योरिटी अटैक्स को लेके। जी दोस्तों, तो आपने इस एपिसोड से आई एम श्योर ये तो आपने जान ही लिया होगा कि सिक्योरिटीज़ एक कितना इंट्रिकेट सी, कितनी कम्प्लेक्स सी चीज़ बन चुकी हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करना कितनी सावधानी का काम है। हमारे एक्सपर्ट्स से मिलकर आपको ये तसल्ली भी मिली होगी कि जहाँ जयंत जैसे एक माहिर इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जो जाने जाते हैं वो मौजूद हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए समर्थ जैसे एक्सपर्ट भी हैं, जो कि ये देख के बताते हैं कि कहीं कोई गैप तो नहीं रह गया। प्लस यदि ये दोनों कहीं ना कहीं चूक जाए, जैसे कि कुछ केसेस के अंदर हम लोग नोट भी करते हैं, फिर भी सावधानी बरतने के बाद रैंसमवेयर अटैक्स हो ही जाते हैं, तो उस केसेस के अंदर डॉक्टर नवीन धाम की टीम है, डॉक्टर नवीन धाम खुद हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, अपने आप को सिक्योर करें, यही इस पूरी सीरीज़ का उद्देश्य है। मैं समझता हूं कि आप हमसे ज़रूर संपर्क साधेंगे। यदि डॉक्टर नवीन धाम से मिलना चाहते हैं, उनके नंबर्स हम लोग यहाँ नीचे दे रहे हैं। यदि आप जयंत श्रीवास्तव से मिलना चाहते हैं, उनकी सर्विसेज को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके नंबर्स हम लोग दे रहे हैं। समर्थ सूरी एक बहुत ही माहिर और यंग एंटरप्रेन्योर हैं, और आपकी कंप्लायंसेस को बहुत अच्छे से वो ध्यान रख सकते हैं। उनसे मिलना चाहते हो तो यहाँ उनके नंबर्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों, क्लाउड एक्सेस से यदि जुड़ना चाहते हैं तो उनके नंबर्स भी हम लोग यहाँ पे नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार से अपना प्यार हमारे पास भेजते रहिए, अपने ईमेल्स हमें देते रहिए। हम ये जानते रहेंगे कि आप हमसे और क्या चाहते हैं। धन्यवाद।